उस दिन हम सब आंदोलनकारी रिस्पना पुल पर एकत्रित थे। वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस ने दोनों तरफ से लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो उस लाठीचार्ज में सब लोग भगदड़ मच गई और मेरे सिर पे एक लाठी लगी, जिस कारण मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं पुल से नीचे जा गिरा। तो पिछले 25-26 साल तक तो मेरी माताजी मेरा नित्य क्रिया और खाना पीना खिलाना सभी तरह के वो करती रही हैं। तो 2-2.5 हज़ार रुपये हमारा वर्कर्स पे प्रतिदिन खर्च हो जाता है। तो इसलिए हमारी एक तो सरकार से मांग है कि हमारी पेंशन बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए। और बहुत परेशानी रही क्योंकि उसकी हालत उस समय ऐसी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने तो उनको मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि इनकी हेल्प करो, इनको इनसे मिलो, ही मिलना चाहते हैं आपसे। तो कह रहे थे हम देखेंगे, वो अभी तक देख ही नहीं। चिंता यही है कि अब जब तक मैं हूँ तब तक तो ठीक है, अब हमारे बाद क्या होगा भगवान ही मालिक है, क्या कह सकते हैं इसमें। उनकी तुरबत पर एक भी दिया नहीं जलता, जिनके खून से जला चिरागे वतन। और जगमगाते हैं मकबरे उनके, जो बेचते थे शहीदों के कफन। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी का ये शेर उत्तराखंड के मौजूदा हालातों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा थी कि सीमांत गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्या का समाधान हो, पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं का पहाड़ सा दर्द कम हो, पलायन की त्रासदी से किसी माँ को उसके बेटे से न बिछुड़ना पड़े, गांव आबाद हो और हर व्यक्ति खुशहाल हो। लेकिन आज जब हम राज्य गठन का रजत जयंती समारोह मना रहे हैं, तो एक हूक सी उठती है कि विकास की उत्कंठा और पहचान के सवाल को लेकर हमने जो लड़ाई लड़ी, अलग राज्य की मांग को लेकर लाखों लोग सड़कों पर उतरे और लाठी गोली खाई, जेल गए, 42 शहादतें दी और कुछ महिलाओं ने अस्मिता भी गंवाई। लेकिन हासिल क्या हुआ? पहाड़ के खेत बंजर हो रहे हैं और गांव भुतहा। पहाड़ के 1792 गांव पूरी तरह से भुतहा हो गए हैं। हमने अलग राज्य इसलिए मांगा था कि गोरखपुर और गोपेश्वर के लिए एक ही नीति ना हो, लेकिन आज प्रदेश में पहाड़ गौण हो गया और मैदान हावी। विकास महज देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और हल्द्वानी तक सिमट गया। प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का सवाल आज भी अनसुलझा है। जिन लोगों ने राज्य की लड़ाई लड़ी वो हाशिए पर हैं, और जो लोग राज्य गठन के खिलाफ थे वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए हैं। अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे ही एक रणबांकुरे अमित ओबेरॉय हैं, जो छोटी सी उम्र में आंदोलन में कूदे और पुलिस लाठी चार्ज के शिकार हो गए। अमित ओबेरॉय पिछले 30 साल से बिस्तर पर ही हैं। उन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है। जब ये मुजफ्फरनगर कांड वाली घटना हुई थी 1994 2 अक्टूबर को, उस समय मैं 11वीं क्लास का छात्र था और स्कॉलर्स होम स्कूल देहरादून में पढ़ता था। उस दौरान हमारे यहाँ पे क्या थे, दशहरे की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी स्कूल की। उस दौरान ये घटना हुई थी। फिर उसके बाद 1 साल बाद काला दिवस के रूप में 2 अक्टूबर 1995 को यहाँ पे सारे संघर्ष किया गया, जिसमें आगजनी और तमाम तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ये 95 की बात है? ये 2 अक्टूबर 1995 की बात है, जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई। तो कहाँ उस दिन हम सब आंदोलनकारी रिस्पना पुल पर एकत्रित थे। वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस ने दोनों तरफ से लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो उस लाठीचार्ज में सब लोग भगदड़ मच गई और मेरे सिर पे एक लाठी लगी, जिस कारण मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं पुल से नीचे जा गिरा। पुल से नीचे पत्थर पड़े हुए थे नदी में, और उसमें गिरने से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसके बाद 4-5 पुलिस वाले आए, जो मुझे उठा के जीप में डाल के कोरोनेशन ले गए।
कोरोनेशन में डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी हालत काफ़ी चिंताजनक है, तो इन्हें तुरंत हायर सेंटर के लिए ले जाएं। वहाँ से मुझे पीजीआई रेफ़र कर दिया गया और हमारे साथ एक पुलिसकर्मी भी गए, क्योंकि उन्हें लगा कि रास्ते में अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ बड़ी दिक्कत ना हो जाए, तो वहाँ पे ले गए और वहाँ फिर मैं 1 महीने तक पीजीआई में भर्ती रहा। तो वहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाने के कारण अब आपकी गर्दन से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड रहेगा पूरे जीवन, और इसका भी कोई इलाज नहीं है, ना देश में है ना विदेश में। तो जब स्कूल क्या क्या वो था कि बच्चे तो थे तब 11 तो जी, बहुत छोटी हो 15-16 साल के। हाँ 15-16 साल के। तो क्या वो था कि हाँ भाई राज्य आंदोलन में जाना है? उस समय क्या था, जोश ज़्यादा था दिमाग में, उस हिसाब से होश नहीं था। तब एक लहर सी थी चारों तरफ कि भाई एक अलग राज्य बनेगा। कई सारे सपने देखे थे लोगों ने, पहाड़ी राज्य बनेगा, उसमें कई प्रकार की सुविधाएं बढ़ेगी, यहाँ के लोगों का विकास होगा, नौकरियां मिलेंगी, हर लिहाज से हमारा राज्य सक्षम बनेगा और हम काफ़ी उन्नति करेंगे। तो इसलिए एक बड़ा हजूम उत्तराखंड आंदोलनकारियों के रूप में प्रदर्शन में उमड़ा रहता था। अच्छा, तो आप एक छात्र होने के कारण आपकी भावना थी कि भाई आंदोलन में मुझे भी शिरकत करनी है। आपके परिवार से कोई और सदस्य भी जाता था? और मेरे पिताजी भी जाते थे, पर उनका ये था, वो कहते थे पहले आप अपना पढ़ाई करो और कुछ सक्षम बनो, उसके बाद इन सब चीज़ों में आगे बढ़ो। पर सबसे उनका मेन यही था कि आप पहले समय सबसे ज़्यादा पढ़ाई को और आगे अपना जीवन बनाने में दें। तो जब 11th में क्या क्या था आपके पास, कौन से स्ट्रीम से था? 11th में मेरे पास साइंस साइड थी और अपने स्कूल में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स में गिना जाता था। पढ़ाई में मेरे नंबर वगैरह भी काफ़ी अच्छे आते थे। तो पीसीएम था, बायो थी? पीसीएम कंप्यूटर्स था मेरे पास, और मेरा भाई भी दोनों इंजीनियर हैं, तो मेरा भी सपना यही था कि मैं आईआईटी में जाऊं और अच्छा करूं एकेडमिकली। शरसैया पर अमित ओबरॉय के जीवन की कल्पना कर सिहरन सी होती है। विगत 30 साल में सरकारों ने उन्हें कितना पूछा या उनकी सुध ली। राज्य निर्माण दिवस 26 जनवरी या 15 अगस्त पर ही उन्हें याद किया जाता है और बाकी 362 दिन वह गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। अमित को वादों का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। वह कहते हैं कि इलाज और देखभाल का भारी भरकम खर्च है। सरकार को चाहिए कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करें ताकि कुछ राहत के साथ जी सकें। अब जैसे इस बात को अब 30 साल हो गए हैं, तो पिछले 25-26 साल तक तो मेरी माताजी मेरा नित्य क्रिया और खाना पीना खिलाना सभी तरह के वो करती रही हैं। पर अब इनकी भी आयु 80 वर्ष के करीब हो गई है, तो अब ये उतनी सक्षम नहीं रही हैं कि अब मुझे पलट सके और या मुझे मेरी देखभाल कर सके। तो इस कारण क्या है, अब बाहर से मदद लेनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, चाहे खाना खिलाने के लिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, अलटने पलटने के लिए चाहिए, उठाने बिठाने के लिए चाहिए, लैट्रिन बाथरूम साफ़ करने के लिए चाहिए। अब हर काम के लिए मदद चाहिए। तो जिससे भी मदद लेते हैं कि कोई फ्री में तो वो करेगा नहीं, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है। तो इस कारण क्या है, सबको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। तो 2-2.5 हज़ार रुपये हमारा वर्कर्स पे प्रतिदिन खर्च हो जाता है, और पेंशन हमें मिलती है मात्र 20,000। तो उसमें एक वर्कर का ही मुश्किल से खर्चा उठता है। तो इसलिए हमारी एक तो सरकार से मांग है कि हमारी पेंशन बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए, जिससे हम भी सम्मानजनक स्थिति में रह के जो हमारा बचा कुचा जीवन है उसको ठीक से जी सके। यह सच है, दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं होता। एक पूरी तरह से पैरालाइज्ड व्यक्ति के साथ हजार मुश्किलें होती हैं। यह तो मां ही है जो अपने जिगर के टुकड़े के हर सुख दुख में साथ देती है। अमित की मां ने भी ऐसा ही किया।
अमित की 80 वर्षीय मां नीलम ओबरॉय ने पिछले 27 साल से अपने बेटे की हर तरह से देखभाल की, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में वह थक चुकी हैं, टूट चुकी हैं। इस मां को चिंता सता रही है कि उनके बाद बेटा कैसे जिएगा। बहुत तकलीफें शुरू में तो बहुत ज़्यादा थी तकलीफें। हर समय भाई इसी की सेवा करते रहो और बहुत परेशानी रही, क्योंकि उसकी हालत ही उस समय ऐसी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर भी बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी अभी भी काफ़ी काम करना पड़ता है मुझे। रात को भी इसका काफ़ी काम करना पड़ता है और वैसे भी खिलाना पिलाना सब करना पड़ता है इसका साथ। नहलाने में भी दिक्कत आती है। हाँ, नहलाते क्या, स्पंज वगैरह कराते हैं, तो बेड पे ही होता है स्पंज। उल्ट पलटना और चेयर पे बिठाना और खिलाना पिलाना। ये मक्खी प्यास लगी है पानी पिलाओ, गर्मी लग रही है पंखा चलाओ, फिर पंखा बंद करो ठंड लग रही है, तो इसी में टाइम लग जाता है, सारा टाइम बीत जाता है मेरा। अच्छा, और खाने में क्या देते हैं? खाने में सब कुछ खाते हैं। अच्छा, हाँ वैसे कुछ रोटी चावल सभी, हाँ सब्जी रोटी दाल सब्जी सभी। खाने में कोई नहीं इन्हें परेशानी। भाई मेन चीज़ ये है कि भाई इनके वो नहीं, हाथ पैर नहीं चल रहे। हाथ पैर चलते तो ये अपने हाथ से खाता खाना, क्योंकि अपने हाथ से खाने में जो है वो दूसरों को खिलाने में नहीं होता ना, अपने हाथ से ही खाना आदमी खा। तो जैसे मतलब आपके बेटे ने इतना बड़ा त्याग किया, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को, या जब राज्य बन गया है हमारा, हाँ सब कुछ बन गया, इन्हीं की बदौलत बनाए उत्तराखंड, और इन्हीं को कोई वो नहीं मिल रही फैसिलिटी, तो फिर हमारे लिए तो बेकार है कोई उत्तराखंड किस काम का, जब हमें सहूलियत ही नहीं मिल रही। मिले वही खर्चा के लिए मिले, भाई ध्यान दे सरकार हमारी तरफ। हमने तो उनको मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि इनकी हेल्प करो, इनको इनसे मिलो, ही मिलना चाहते हैं आपसे, तो कह रहे थे हम देखेंगे, वो अभी तक देख ही रहे हैं। अभी मिलने का टाइम नहीं दिया ना। एक चीज और, जो भविष्य के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है आपकी? चिंता यही है कि अब जब तक मैं हूँ तब तक तो ठीक है, अब हमारे बाद क्या होगा भगवान ही मालिक है, क्या कह सकते हैं इसमें। राज्य मिला भी तो क्या मिला? क्या आज का उत्तराखंड जन आकांक्षाओं का प्रदेश है? इस सवाल पर अमित ओबरॉय कहते हैं कि विकास की जो गति होनी थी वह गति मिली ही नहीं। जो सपने देखे थे वो सपने अब तक साकार हुए ही नहीं। जिस हिसाब से हमने उत्तराखंड हम चाहते थे, जो सपनों का उत्तराखंड था, एक अलग पहाड़ी राज्य होगा, उसमें कई तरह की मूलभूत सुविधाओं से लैस होगा, काफ़ी सारी बदलाव आएंगे, नौकरियां मिलेंगी और यहाँ के लोगों को संपन्न होंगे, पहाड़ी राज्यों में जितनी कठिनाइयाँ हैं वो दूर होंगी। इस तरह की कई सारे सपने थे जिसको लेकर लोगों ने संघर्ष किया, शहीदों ने बलिदान दिया, कई सारी चीज़ें हुई, पर उस हिसाब से उतना अभी इसका लगा नहीं कि इस हिसाब से काम हुआ है इतने 25 सालों में। राज्य की जनता और युवाओं के लिए क्या संदेश है? अमित कहते हैं कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में काम होनी चाहिए, जन आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश हो और प्रत्येक नागरिक इस प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करे। जब राज्य बना तो सबसे पहले नित्यानंद स्वामी जी जो मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले वो मुझे मिलने आए और उन्होंने, हरबंस कपूर जी ने उन्हें बताया कि इसकी बच्चे की स्थिति ऐसे ऐसे है, तो सारी उन्होंने ही, हरबंस कपूर जी ने नहीं उन्हें मेरे बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे आए तो उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए का चेक सन 2000 में तब दिया। उसके बाद लोग आते रहे, वो छोटे नेता बड़े नेता सब आते रहे। राज्य आंदोलनकारी अमित ओबरॉय का खुशहाल जीवन राज्य आंदोलन की भेंट चढ़ा। उनके त्याग और जीवन की इस कदर की तमाम मुश्किल तब थोड़ी कम हो सकती हैं जब उन्हें लगे कि जिन मुद्दों, समस्याओं और अवधारणा को लेकर राज्य निर्माण किया गया, राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वरना उनका यह त्याग और बलिदान व्यर्थ जा रहा है।
हम सब की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें और सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटा सकें। तभी सच्चे अर्थों में शहीदों के सपने साकार हो सकते हैं।